ये बॉन्ड है आपका जियान और सुनियो वाला, जियान और सुनियो। स्टार मार्क करो, फूल सजाओ, जो मर्जी करना है करो, ये क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत जाना। मजे करेंगे आज वो पानी में। और आपको लग रहा है डर, तो एक टाइम के बाद क्या करेगा, वो आपको खींचेगा कि चल भाई चल ले, जल्दी चल पानी में खेलेंगे यार, अकेले बोर हो रहा, तू भी आ जा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बन कितना मेजर रोल प्ले करता है सारे एलिमेंट्स के मुकाबले, इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इसीलिए हमारे एनसीईआरटी वालों ने पूरे कार्बन के ऊपर एक चैप्टर बना दिया, पूरा एकदम अच्छा खासा खींच के कंपाउंड्स के साथ बनाते हुए एक चैप्टर ही रेडी कर दिया है। तो आज हम उसी को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कार्बन की कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे नेचर शो करता है, कैसे कैसे कंपाउंड बनाता है। आज आप एक नई दुनिया में लेके चलेंगे आज आपको, जिसमें आप जानेंगे कि हमने अब तक जो केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने एसिड बेसिस पढ़ा था, सॉल्ट उसमें इंक्लूड हो रहे थे, और बाकी थोड़ा ये मेटल नॉन मेटल है तो नॉर्मली आपकी केमिस्ट्री थी जो आप रिएक्शंस कर रहे थे। अब आप एकदम माइक्रो लेवल पे जाके देखोगे कि कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कैसे कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं, कैसी कैसी चीजें चलती हैं। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसमें बहुत सी नई चीजें आएंगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना आपका, कि आपकी जो क्लास 11th और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी, उसमें ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करते हुए अच्छे से वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ये वाला आपको एकदम क्लियरिफाई होना चाहिए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी हिसाब से ये लेक्चर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरा अच्छा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, वन शॉट के अंदर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन हमने पहले भी पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है। कार्बन थोड़ा सा आप आपके डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि आपका जो डायमंड होता है, आपकी जो ग्रेफाइट होती है, या फिर बहुत सी चीजें, कोयला जो होता है, ये सारी चीजें कार्बन होती है। कार्बन एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, हर चीज में एग्जिस्ट करता है कार्बन। हर चीज में, चाहे आप कुछ भी देख लो, आपके आसपास दीवार है, आपके आसपास लाइट्स है, पंखा है, यहाँ तक कि आप अपनी हथेली देखो, मेरे सामने ये स्मार्ट बोर्ड है, हाथ में ये स्टाइलर है, इन सब के अंदर कार्बन एग्जिस्ट करता है। बिना कार्बन के मुश्किल से 5 से 10% ही चीजें होती है जो फॉर्म करती है, वरना 90 to 95% चीजों के अंदर कार्बन मौजूद होता है। तो वही अब हम स्टार्ट करेंगे, कार्बन होता क्या है, पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि कार्बन की थोड़ी बेसिक चीजें जानते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले सिंबल देखते हैं इसका। सबसे पहला पॉइंट है आपका सिंबल। सिंबल होता है इसका सिंपल कैपिटल सी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो कार्बन में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके 6, या फिर ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और इसके अलावा इसकी टेट्रावैलेंसी क्या होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे कंपाउंड में फॉर्म करता है। ये ऐसा एक अकेला सब्सटेंस है जो जितने भी चीजें हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके मौजूद है, सबके साथ कंपाउंड फॉर्म कर देता है। इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होती है कि सबके साथ जुड़ जाता है, इतनी इजीली रिएक्ट कर लेता है। तभी ये ऑलमोस्ट आपके एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर कंपाउंड में ये मौजूद होता है, हर सब्सटेंस के अंदर ये मौजूद होता है। तो ये ऐसी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। तो जिसमें सिंबल इसका सी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके आते 6 हैं आपके, और एटॉमिक नंबर भी इसका 6 ही होता है। और जो इसकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी इसकी +4 भी आप कह सकते हो, -4 भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा था ना, जब हमने वैलेंसी को कैलकुलेट करना सीखा था, तो उस टाइम हमने ये देखा था कि क्या आसान है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या गेन करना। जैसे कि आपके यहाँ पे हेलो एल्केन साइड के, आपके जो यहाँ के नॉन मेटल्स थे, गैसेस साइड में थे, क्लोरीन फ्लोरीन ये सारी चीजें थी। तो इन सब के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स, उनमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या 3, ऐसे ही कुछ थे। ताकि वो 1-2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेते थे, तो उनकी जो आपका ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल हो जाता था, तो वो स्टेबल हो जाते थे। सिमिलरली जो यहाँ के आपके मेटल्स आते थे उसी पीरियोडिक टेबल में, अल्कलाई मेटल्स और अर्थ मेटल आते थे, वो क्या करते थे कि 1-1 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते थे, जिसकी वजह से उनका ऑर्बिट फुलफिल रहता था और स्टेबिलिटी गेन कर लेते थे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी। तो कार्बन का ऐसी वैलेंसी आती है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या फिर गेन कर ले, तभी इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। इसकी जो वैलेंसी आई वो कैसे डिनोट करी गई, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पहले।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, आपकी शेल्स कैसे कैसे आपने डिनोट करे थे। सबसे पहले आता है आपका के, फिर एल, फिर एम, फिर आता है आपका एन। एटॉमिक नंबर है इसका 6, तो उसी हिसाब से सबसे पहले ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद बचे हुए कितने, नेक्स्ट में तो आपके 8 आ सकते हैं, लेकिन बचे तो आपके सिर्फ 4 ना, 6 में से। 6 में से आपके 2 यहाँ आ गए, यहाँ बचे 4, तो आउटर मोस्ट में आपके 4 है, यानी कि इसलिए आप कह सकते हो कि इसकी वजह से 4 हो सकती है। अब ये अब हम कैसे कह सकते हैं कि या तो डोनेट कर दे 4 या फिर गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन। देखो अब यहाँ पे जब इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, या तो इसको भी ये एम्प्टी कर दे, या तो इसको भी ये 0 कर दे खाली करके, या फिर फिल करके यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये दो केसेस पॉसिबल है, या तो या खाली कर देगा तो ये वाला सेल खाली होगा तो बचा बस ये, और ये तो फुलफिल है ही, तो ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये 4 गेन कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो के और एल दोनों शेल्स आपके कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, तब ये स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो इन तरीके से तो, और ये भी आपने नोटिस करा होगा जब लेक्चर 1 में, अगर आपको पूरा ध्यान था, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन करते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट या फिर गेन कर रहे हो उतनी ज्यादा आपको एनर्जी, अब यहाँ पे तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करने हैं या तो गेन करने, तो इसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वही चीज, ना ये पूरी तरीके से डोनेट करता है ना ही पूरी तरीके से गेन करता है। अब वही चीज को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये करता क्या है। अगर ये डोनेट नहीं कर रहा, गेन नहीं कर रहा, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है, तभी तो ये इतना ज्यादा तब कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो यानी किसी वजह से तो इनकी स्टेबिलिटी आ रही है ना, तभी ये कंपाउंड फॉर्म कर ले रहा है सबके साथ मिलके, और रुका हुआ एक जगह पे कहीं जा नहीं रहा है। तो फिर वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी ये गेन कर रहा है। अब आते हैं कार्बन, देखो जैसे कि इसका ये वाला शेल है, के वाला शेल, ये वाला आपका एल वाला है। के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अंदर आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आ चुके हैं, और एल वाले में 4 आ चुके हैं। आपके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन्हीं 4 का खेल चलेगा मेनली, ये तो अंदर आराम से बैठे हुए हैं ना, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। जो आउटर मोस्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं से पूरा चैप्टर में खेल जितना भी बनेगा इन्हीं के साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसकी टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्या होता है, क्लास 9th में जो आपका एटम वाला चैप्टर था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो आपके एटम्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, या तो वो मोनोवैलेंट होंगे, डाइवैलेंट होंगे, ट्राइवैलेंट होंगे, या फिर टेट्रावैलेंट। मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जो या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वो होते हैं आपके मोनोवैलेंट। डाइवैलेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे गेम खेले। ट्राइवैलेंट जो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ करे। टेट्रावैलेंट वो वही चीज है कार्बन, या फिर आप कह सकते हो कि आपका सिलिकॉन भी एक टेट्रावैलेंट है। ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, ऐसी इसकी क्षमता है। कैटिनेशन, कैटिनेशन ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी कि ये किसी के भी साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है इजीली। जब ये टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है इस पे डोनेट या गेन करने के लिए, तो ये एक बार में 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है ना। मानो यहाँ से कुछ और आकर जुड़ जा रहा है, यहाँ से कोई और एलिमेंट आकर जुड़ रहा है, यहाँ से कोई और एलिमेंट आके फॉर्म कर रहा है, यहाँ से कोई और कर रहा है, तो ऐसे ये 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है ना। तो इसीलिए इसकी ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है, एक तो टेट्रावैलेंट की 4 बॉन्ड फॉर्म कर दे, और कैटिनेशन की ये वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ज्यादा इजी पड़ेगा गेन करने के मुकाबले की डोनेट कर दे। तो वही इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब आगे चलते हैं थोड़ा इसको लेके। कार्बन के हमने एलोट्रॉप्स ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से नजर मार लेते हैं कि कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखो आप, एलोट्रॉप्स आपके वो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेम सिमिलर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, उसका एग्जिस्टेंस डिफरेंट फॉर्म में अगर हो रहा है, वो आपके हो गए एलोट्रॉप्स। जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स कैसे कैसे होते हैं। कार्बन आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, आपका डायमंड की फॉर्म में भी करता है, और आपका फ्लोरेंस की फॉर्म में भी करता है। ये 3 इसके एलोट्रॉप्स है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे ये चीज आपको आप जानते हो कि डायमंड इतना ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इतना ज्यादा हार्ड होता है। वहीं आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसको आप हल्का सा दबाओगे तब भी टूटना चालू कर देगा। तो जब ये इन दोनों में कार्बन है, पूरे पूरे दोनों कार्बन से बने हुए हैं, तब इतना ज्यादा इनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंस हो जा रही है, कैसे इनका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा डिफरेंट हो जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि इसके जो एटम्स है सारे कार्बन के, ये कैसे अरेंज हुए। इनके अरेंजमेंट की वजह से ही इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जा रही है। तो सबसे पहले आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर बनता है, देखो ये आपका सिंपल एक कार्बन है, कार्बन यहाँ बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ। उसके बाद यहाँ पे ऐसे 6 कार्बन मिलकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। 6 कार्बन मिले, उन्होंने बीच में बॉन्ड बनाया, वो बॉन्ड फॉर्म करके ऐसे पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी आपकी। ऐसे करते करते ये और उससे जुड़ता है, पूरी एक लेयर तैयार करता है। अभी यहाँ से इतना सर्कल बन गया 6 कार्बन का लेके, अब नेक्स्ट ये आगे जाके जुड़ेगा तो ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा नेक्स्ट उसके साथ, फिर यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे करते करते यहाँ पे भी होगा, ऐसे करके पूरी एक लेयर ऐसे करके तैयार होती है उसकी।
पूरी लेयर तैयार होने के बाद एक ऐसी सिंपल लेयर बनती है, और ऐसी लेयर एक के ऊपर एक चढ़ती चली जाती है। ऐसे नॉर्मली ये पहली लेयर आई, उसके ऊपर एक और लेयर आएगी, उसके ऊपर एक और लेयर आएगी, ऐसे लेयर चढ़ते चढ़ते ग्रेफाइट आपकी फॉर्म होती है। ऐसे ही मानो कि ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है आपकी पेंसिल की निप जो होती है, इतनी जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको भी आप देखो कुछ इसी तरीके से दिखती है वो, जो इसका स्ट्रक्चर पेंसिल का होता है। देखो पहली लेयर ये वाली आ गई आपकी, दूसरी वाली लेयर ये वाली आ गई, इनके बीच में भी ऐसे बॉन्डिंग बनती है। इस वाले का एटम इसके साथ बनता है, ये वाला ऐसे करके बॉन्डिंग बनाते रहेंगे। ये सारे आपस में ऐसे बॉन्ड फॉर्म करते रहते हैं, जिनकी वजह से ये लेयर्स आपस में जुड़ी रहती है। ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहे हैं, ये आपको थोड़ा हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, वंडरवल फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं उनकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से रुकते हैं, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बस आप इतना जानो यहाँ पे कि जो लेयर है ऐसे अट्रैक्शन की वजह से जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वही स्ट्रक्चर है आपका ग्रेफाइट का, जो कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। नेक्स्ट आते हैं आपका डायमंड। डायमंड में आपका जो कार्बन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। मानो कि आपका कार्बन है, सिंपली आपका कोई कार्बन है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस साइड को रहेगा, दूसरा वाला इस साइड को रहेगा, तीसरा वाला इस साइड को रहेगा, और चौथा वाला पीछे की साइड को रहेगा। 3D में आप समझो कि पीछे की साइड है ये। ऐसे करके ट्राइपॉड के जो पैर होते हैं ना, ऐसे करके दो आगे की साइड है, एक पीछे की साइड है, ऐसे करके ही इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है ऐसे रहता है, एक ऊपर रहता है। इसी को आप टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं कि 4 बॉन्ड फॉर्म करने की इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये टेट्रावैलेंट। ऐसे यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है कि कोई एक कार्बन है ये वाला, जैसे आप देख सकते हैं ये बना रहा है, यहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है, और एक इस वाले कार्बन के साथ बीच में बना रहा है। आप या फिर ये वाला कार्बन देखो, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक इस वाले के साथ, एक इस वाले के साथ, ऐसे करके ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और सारे ही कार्बन के साथ आपस में मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जब एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड इसके खाली हैं। 2 बॉन्ड जब इसके खाली रह गए तो यानी कि अब इसका बॉन्ड कमजोर हो गया है। आप मानो ना, जैसे आपने बचपन में कहानी सुनोगी ना लकड़ी वाली की, एक लकड़ी और 2 लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, जब एक गट्ठा आता है तो आप उसको मुश्किल से तोड़ पाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बस ये 2 बॉन्ड बना रहा था अलग अलग कार्बन के साथ, तो ये थोड़ा कमजोर था। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि चारों तरफ से ये चारों कार्बन से बॉन्ड बना ले रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा चेंज हो जा रही है। एक तीसरा आता है आपका फ्लोरेंस, जिसमें ये सिंपली होता है ना, ये थोड़ा इससे ज्यादा हार्ड होता है और डायमंड से थोड़ा ज्यादा वीक होता है। तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ही फॉर्म करता है, पर ये आपस में ही सारे कार्बन के साथ जुड़ा होता है, थोड़ा स्फेरिकल शेप होता है। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो अगला एक सर्कल जुड़ रहा है वो ऐसे जुड़ते जुड़ते एक पूरा स्पेयर फॉर्म करता है, कुछ इस तरीके का होता है आपका फ्लोरेंस। फ्लोरेंस बस नाम के लिए आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, इतना ज्यादा कुछ डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाकी बस इंपॉर्टेंट थे आपके ग्रेफाइट और डायमंड, अगर एग्जाम में आता है तो इन्हीं दोनों से लेकर आएगा। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे एलोट्रोप्स कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है उनके सेटलमेंट के हिसाब से, कि कैसे एटम्स अगर सेटल हो रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन इज अ स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनता है। डायमंड में जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, दिस मेक डायमंड्स एक्सट्रीमली हार्ड विद अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिविंग इट स्पार्कल एंड एन एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर बट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अभी इस लाइन का क्या मतलब है कि अच्छा थर्मल कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इंसुलेटर होता है वो एक तरीके से। तो आपने देखा होगा ना कि एक डायमंड जो होता है उसमें बहुत तेज चमक होती है, वो रोशनी क्यों मार रहा है, किस वजह से उसके अंदर इतनी तेज रोशनी आ रही है। तो मानो कि आपका यहाँ पे कोई डायमंड है फॉर्म कर रहा है, सिंपली कर देते हैं, इतनी अच्छी है नहीं ड्राइंग, समझो आप बस इतना कि ये आपका एक डायमंड है, ये आपका एक डायमंड फॉर्म कर रखा है, ठीक है। यहां से कोई आपकी रेज आ रही है, ऐसे करके यहां से कोई रे आई, रे आके जब इस पे एंटर करेगी ना तो इस पे पहले तो सिंपली एंटर कर जाएगी, उसके बाद इतना ज्यादा इसमें कर्व्स होते हैं ना, हर जगह पे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे कर्व्स आ रखे होते हैं इसमें, थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे मुड़ाव आ रखे होते हर तरफ, चारों तरफ। दिखता तो ऐसे है, डायमंड का शेप ऐसा सा लगता है, पर हर तरफ से मुड़ाव आ रखे होते हैं। जैसे आप यहाँ देखो ना कितने ज्यादा इसमें क्रिस्टल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, कि हर थोड़ी दूर पे एक मुड़ाव आ जा रहा है, वो एकदम कहीं से भी ज्यादा सिंपल नहीं है, हर एक आधे इंच के बाद वो थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो इसी वजह से जो आपकी लाइट है ना वो आपस में ऐसे टकराती रहती है, ऐसे ऐसे टकराते 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 घूमती रहेगी इसी के अंदर। जैसे वो एंटर करेगी ना यहाँ से तो वो ऐसे जाएगी, इधर टकराएगी, ऐसे ऐसे टकराती रहती है। टकराते टकराते क्या होता है ना कि लाइट बाहर ही नहीं आ पाती, जिस एंगल से अंदर तो चली गई पर ये भी बाहर नहीं आ पा रही, इसकी वजह से ये इसी के अंदर रह जाती है।
अंदर ही रहने के बाद अब लाइट तो आ ही रही है और बाहर नहीं निकल पा रही, जिस वजह से ये हीट तो कंडक्ट कर लेती है, गर्म होने लगती है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसने चारों तरफ से चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो फॉर्म कर लिया, तो इस पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा तो ये बॉन्ड बनाएगा किससे? जो आपका ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट में आप क्या देख रहे थे कि यहाँ पे दो कार्बन से बॉन्ड तो फॉर्म कर ले रहा है, पर दो इलेक्ट्रॉन अभी तो इसके फ्री है, तो ये बॉन्ड बना सकता है, इसलिए फ्री है। पर जो आपका डायमंड होता है वो फ्री नहीं है, उसने चारों तरफ से बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसलिए जब वो फ्री है ही नहीं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा? इसलिए वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है और थर्मल कंडक्टर, इसीलिए कि जो लाइट आती है वो अंदर ही रिफ्लेक्शन मारती रहती है, अंदर ही कैद हो जाती है, जिसकी वजह से अंधेरे में भी डायमंड की रोशनी बहुत ज्यादा दिखती है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं आपके डायमंड के? ज्वेलरी में, या फिर कटिंग करने टूल्स में। जो आपके ग्लासेस होते हैं ना, कांच के टेबल बने होते हैं, डाइनिंग टेबल जो आपके घरों में लगे हुए होते हैं, उनकी जो कटिंग होती है, जो सर्कल शेप के काट देते हैं या परफेक्ट जो शेप्स कटती हैं, वो डायमंड के यूज से ही करती हैं। या फिर साइंटिफिक रिसर्चेज में, ये तो हो गया आपका डायमंड के बारे में कि डायमंड होता क्या है, एकदम अच्छे से आप उम्मीदें समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कि कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। यहाँ आपको दिखा देना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे ये हेक्सागोनल रिंग्स होती है ना, ये इसके हेक्सागोनल यानी कि 6 साइड वाली एक रिंग फॉर्म करती है, और रिंग्स का एक लेयर बनता है, और लेयर वाइज एक के नीचे एक चढ़ती जाती है। Each carbon atom is bonded to 3 others. The layer can slide past each other. ऐसी लेयर्स चढ़ते रहती हैं एक दूसरे के ऊपर। प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, कमजोर भी होता है काफी ज्यादा, कि टूट जाता है इजीली। अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वही है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे हमारे, तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ये। और इसकी एक प्रॉपर्टी आप ये भी लिख लो कि हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, कि ये आपका लस्टर होता है, यानी कि चमक आती है इसमें भी। जबकि मेटल नहीं होता, नॉन मेटल है, तब भी इसके अंदर चमक आती है, तो इसकी एक लस्टर प्रॉपर्टी है। हार्डनेस नहीं होती इसकी। यूजेस क्या होती है? पेंसिल की लेड, जो आपकी पेंसिल की निप होती है, उसमें यूज कर लेते हैं। लुब्रिकेंट्स हो गया, लुब्रिकेंट्स यानी कि आपका एक मीडियम होता है फ्लूइड टाइप में, ना ही वो सॉलिड होता है ना ही वो पूरा लिक्विड होता है, थोड़ा हार्ड लिक्विड होता है, ऑयली टाइप का, ग्रीस टाइप का। उस लिक्विड से का यूज करा जाता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, जगह जहां वो खराब हो जाते हैं। जैसे कि आपके गाड़ियों से जब आप पेट्रोल डालते हो, तो बाद में उसमें कुछ टाइम बाद ग्रीस बन के निकलता है ना, तो वही लुब्रिकेंट है ये, कि फ्रिक्शन कम करने के लिए, चिकनाई बढ़ाने के लिए, थोड़ा गुरुत्वाकर्षण आकर्षण कम करता है। बाकी इलेक्ट्रोड यानी कि आपने जो आप शॉर्ट्स देखते रहते हो, एग्जाम टाइम आ गया है फिर भी, तो पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। उसमें आपने शॉर्ट्स में कई बार देखा होगा कि जो आपकी पेंसिल की निप होती है, उसमें तार लपेट देते हैं और उसको पानी में डालते हैं, एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, जिस वजह से कि 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी जो पेंसिल की निप्स हैं उनको आपने उस पर तार पे लपेट के पानी में डिप कर दिया और सर्किट कंप्लीट करा, तो पानी गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो इसकी निप है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, तो ये इलेक्ट्रोड की तरह भी काम आता है। बाकी इलेक्ट्रोड्स आप समझ सकते हो कि जो आपके सेल्स होते हैं ना घर में, रिमोट वाले सेल हो गए, आपके घड़ी वाले सेल हो गए, उन सेल्स के अंदर, यानी कि ये जो आप माइक है सिंपली, इसके अंदर भी जो सेल्स डल रहे हैं ना, इन सेल्स के अंदर भी आपके इलेक्ट्रोड्स ही भरे रहते हैं, जो आपके इसी ग्रेफाइट से फॉर्म हुए होते हैं। अब आते हैं बॉन्डिंग के ऊपर। जो चैप्टर का मेन टॉपिक है ना, बॉन्डिंग को लेके ही चलेगा। बॉन्डिंग यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी, प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बॉन्डिंग होती कैसे है। अब हम यहाँ पे एक नई जो बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, कि केमिकल बॉन्डिंग आर द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। क्या होता है कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं। हमने आयोनिक बॉन्ड क्या पढ़ा था कि एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये क्या करता है कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, तो इस पे बराबर होगा, इसका भी स्टेबल होगा, इसका भी फुलफिल है तो इसका भी स्टेबल होगा, दोनों एटम्स आपस में स्टेबल हो जाते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे, NaCl हो गया। NaCl में जो आपका सोडियम होता है, सोडियम पे आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और जो आपका क्लोरीन होता है उस पे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको चाहिए होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो के वाला शेल है, के में आपका, यहाँ देखिए आप कि ये आपका के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। तो ये आपका यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे आपका है क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, क्लोरीन का होता है आपका 17, ठीक है।
अब यहाँ पे फिल करना चालू करते हैं। के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और एम में बचा हुआ आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्लोरीन की तरफ चलते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे आपके 8 हो गए, 18 हो गए, ओ सॉरी 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, 10 हो गए, बचे कितने आपके 7। तो लास्ट वाले में 8 की कैपेसिटी है और 7 तो यहाँ मतलब हम फिल कर ही सकते हैं इजीली। अब ना ही ये स्टेबल है ना ही ये स्टेबल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 कम है, क्योंकि कि इसके पास क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे तब जाके ये एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ तक ये फिर तब जाके स्टेबल हो जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले तभी स्टेबल हो जाएगा। क्या आसान पड़ेगा यहाँ पे कि वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर ले, और इसके लिए क्या पड़ेगा कि या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो इसके लिए आसान रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद जब इसकी बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो इसका ये वाला तो एम्प्टी हो जाता है सेल और इसका ये वाला हो जाता है फुलफिल। अब इसके भी सारे सेल फुलफिल है, इसकी भी फुलफिल है, तो दोनों की स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए ये फॉर्म करता है आपका एक आयोनिक बॉन्ड। तो कुछ ये तो था आपका आयोनिक बॉन्ड के बारे में। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे मेन टॉपिक जो है आपका चैप्टर का कि बॉन्डिंग फॉर्म कैसे हो रही है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ना ये कंप्लीटली ट्रांसफर करता है ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन, तो ये बॉन्ड कैसे वो फॉर्म कर रहा है, तो वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड्स अकर थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दिस टिपिकली हैपेंस बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। आपके जो मेटल एटम्स होते हैं वो तो आपके कट जाते हैं, जैसे कि आपका सोडियम जो था वो मेटल था तो उसने क्लोरीन के साथ कर लिया फॉर्म। आपके जो नॉन मेटल होते हैं, 2 नॉन मेटल हो गए, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। नॉन मेटल जो आपका पीरियोडिक टेबल है, यहाँ तो आपके मेटल्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपके ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, इतना जो पोर्शन होता है वो आपका नॉन मेटल्स का होता है। अगर आप दोनों तो एलिमेंट्स आपके जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं वो आप नॉन मेटल के ले लो, मतलब कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब दोनों के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो शेयरिंग कर ले। शेयरिंग कैसे करेंगे वो, वही चीज हम अब हमको समझनी कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। यही एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है एक ऑक्सीजन। अब इनके हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे हम डॉट्स की तरह दिखाएंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कार्बन पे क्या था कि 4 थे आउटर मोस्ट में, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो आप देखो कि पहले में 2 आ गए, बचे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 इसके हो गए, 6 इसके हो गए। अब ये चाहता है कि ऑक्सीजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाए तो इसको ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको। अब ऑक्सीजन को खुद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब ऑक्सीजन के पास खुद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है इसे, इसके लिए तो ज्यादा भारी पड़ जाएगा। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कार्बन क्या करता है कि 2 ऑक्सीजन के साथ एक साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे एक कार्बन बैठा है, एक ऑक्सीजन यहां से आएगा, एक ऑक्सीजन यहां से आएगा। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने यहाँ शो कर दिए। तो कार्बन क्या करेगा, ये कहेगा पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन थोड़ी सही करते हैं, साइड्स में बनाते हैं फॉर्म करके, यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अब कार्बन क्या कहता है, कहता है कि ऑक्सीजन जी आप आओ मेरे पास, आप भी आओ मेरे पास। हम क्या करते हैं कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दूंगा, आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दे दो, मतलब कि शेयरिंग होती रहेगी। थोड़ी देर के लिए इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो क्या इस पे 4 ऑलरेडी थे, तो 2 इसके ले लिए थोड़ी देर के लिए, 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब गिनो कितने हो गए कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 8 पूरे हो गए, तो कार्बन होगा स्टेबल। यहाँ से थोड़ी देर के लिए कार्बन ने उन 4 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करा, 2 2 करके यूज करने के बाद अब ऑक्सीजन क्या कहता है कि भाई तुमने तो बहुत देर यूज कर लिया, थोड़ी देर मेरे को भी दे दो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने, ताकि मैं भी स्टेबिलिटी गेन कर लूं। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से छीन लेगा, तो इसमें ऑलरेडी 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा, 8 हो गए, उसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए, तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी क्या कहता है कि मेरे को भी आप थोड़े 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए दे दो, ताकि मैं भी स्टेबिलिटी गेन कर लूं। तो इस तरीके से यही साइकिल चलती रहेगी। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे थोड़ी देर इसके पास चक्कर काटेंगे,
थोड़ी देर कार्बन के पास चक्कर काटेंगे, ऐसे करके यहाँ पे चक्कर काटते रहते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर इसके पास घूमेंगे, थोड़ी देर कार्बन के पास घूमेंगे, ऐसे ही सर्कल करते 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 शेयरिंग कंप्लीट होती है इनकी। तो इस तरीके से जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग हो रही है। थोड़ी देर तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लो, थोड़ी देर मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकता हूँ। अब इसको आप याद कैसे करोगे, तो आप इसके सामने ऐसे लिख दो कि ये जो आपका आयोनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है आपका जियान और सुनियो वाला, जियान और सुनियो। और जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हो गया आपका डोरेमोन और नोबिता वाला बॉन्ड। ये तो आपका हो गया जियान और सुनियो वाला बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड हो गया डोरेमोन और नोबिता वाला बॉन्ड। अब समझते हैं कैसे, कि जियान का क्या पॉपुलर डायलॉग है कि सुनियो, जो चीज तुम्हारी है वो तो मेरी है ही, जो मेरी है वो तो मेरी है ही। तो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन जियान का रोल प्ले कर रहा है, सोडियम है आपका सुनियो का रोल प्ले कर रहा है। तो क्लोरीन सोडियम से कहता है कि तुम्हारा जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरा ही है, और जो मेरे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरे ही है ना, वो थोड़ी दूंगा तुम्हें। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन दिए बिना। तो वही चीज हो गई कि तुम्हारी चीज जो है वो तो मेरी है, और मेरी जो चीज है वो तो मेरी है ही। तो ये हो गए आपके आयनिक बॉन्ड्स। तो इस तरीके से आप आयनिक बॉन्ड याद रखोगे। और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो रही है, डोरेमोन और नोबिता के बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि हर चीज शेयर करते हैं कि भाई मेरी चीज तू यूज कर, तेरी चीज मैं यूज करूंगा, इसी तरीके से बॉन्डिंग आपकी बनेगी। तो ये होगा आपके कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आप करते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि आपके आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं। अब चलते हैं आगे कि आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो भी टाइप्स के होते हैं, कुछ कुछ अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स कैसे, कि वो बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं, कितने तरीके की बॉन्ड्स बना रहे हैं। एक तो होता है आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या कहता है, वो बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, यानी कि एक एलिमेंट इधर है एक एलिमेंट इधर है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, वो एक पेयर शेयर हो रहा है दोनों के पास। वही एक इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो थोड़ी देर इस वाले एलिमेंट के पास जाएगा, थोड़ी देर इस वाले के पास जाएगा, ऐसे करके यहाँ चक्कर काटता रहेगा। तो वो एक पेयर की अगर शेयरिंग होती रहेगी वो हो गए आपके सिंगल बॉन्ड। जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड आपका यहाँ पे है, एक कंपाउंड यहाँ पे है, तो ऐसे करके वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर घूम रहा है ना यहाँ पे, तो आप उसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे कि मानते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लेते हैं आपके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। हाइड्रोजन पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसमें भी एटॉमिक नंबर इसका 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हाइड्रोजन का होता है 1। अब स्टेबिलिटी के लिए पहले शेल में जब ये जाएगा, के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो पहले ही नहीं भर पाया ना, या तो अब ये एक डोनेट कर दे या फिर एक गेन कर ले। तो ये क्या कहता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है और ये वाला सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अपने पास, ऐसे करके ये एक पेयर बना के शेयर करते हैं। थोड़ी देर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, थोड़ी देर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरीके से इनकी बॉन्ड कंप्लीट होती है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक सिंगल लाइन की तरह कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सिंगल बॉन्ड ये एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को शो करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग को शो करता है। ऐसे आप सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। जो आपका डबल बॉन्ड होता है इसमें आपके दो पेयर्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, दो उसके दो उसके, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का हो रहा था ना कि 2 ऑक्सीजन से ले रहा था और 2 अपने दे रहा था, तो 2 पेयर्स हो गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाते हैं। इसकी बॉन्डिंग कैसे दिखाई जाएगी आपकी, इसकी बॉन्डिंग आपको दिखाई जाती है सिंपल, एक कंपाउंड यहाँ पे आपका, एक कंपाउंड आपका यहाँ पे है, तो ऐसे करके डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं कि आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 इस पे है 6 इस पे है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे आगे कि ले भाई थोड़ी देर तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर ले, थोड़ी देर मैं तेरे इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लूंगा। ऐसे करके शेयरिंग करके ये जो आपके टोटल 2 पेयर है या फिर आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, उनकी शेयरिंग करते हुए ये डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी तरीके से कुछ आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 3 बॉन्ड। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और जो आपके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बचे 5, 5 में से फिर उसको 8 करना है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को उसको गेन करने हैं। तो वो क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होंगे, यानी कि 3 पेयर बन गए हैं, यानी टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं।
तो ये हो गई आपकी ट्रिपल बॉन्ड। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं कि 4 बॉन्ड बन जा रहे हैं, 5 बॉन्ड बन जा रहे हैं। अगर वो 4 बॉन्ड बना दे रहा है तो टेट्रावैलेंट की कैटेगरी में आ गया ना, टेट्रावैलेंट की कैटेगरी में आ गया तो कार्बन हो गया ना। अब कार्बन पे तो पूरा चैप्टर है हमारा। तो हम जो बॉन्ड्स पढ़ते हैं टोटल, आपकी जो मेन केमिस्ट्री वो ट्रिपल बॉन्ड तक ही चलती है। वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। वो चीज अभी हम देखते हैं कि क्यों नहीं बना पाता 4 बॉन्ड। और फिर आगे तो दूर की बात है ना कि अगर उसको 5 बॉन्ड बनाने होंगे, 5 बॉन्ड बनाने की जगह वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, वो 5 का वो शेयरिंग करे। तो अब ये 3 तक पढ़ेंगे, आपका मेन 4 था। अब 4 देखते क्यों नहीं होता। सबसे पहले आप यहाँ पे नजर मारो कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं इनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, उनकी लेंथ का ऑर्डर क्या होता है। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसका ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा वीकेस्ट आपका होता है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप ठीक करना कि ये वाला आपका होता है वीकेस्ट, ये वाला होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट। जो आपके सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वीकेस्ट थोड़ा कमजोर हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा वीकेस्ट हो जाता है। अब आपको ना थोड़ा लग रहा होगा ये थोड़ा अटपटा सा है कि ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड बनने के बाद कैसे कमजोर हो जा रहा है। तो वो चीज आप यहां से समझोगे कि आपका जो लेंथ का ऑर्डर है, सबसे जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका ज्यादा लंबा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा छोटा हो जाता है। तो लेंथ ऐसे करके इसकी डिक्रीज करती है। जब ये डिक्रीज करने लग जाएगा तो मानो जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, लेंथ कैसे डिक्रीज कर रही है। एक आपका सिंगल बॉन्ड, एक एटम यहाँ पे, एक एटम आपका यहाँ पे है, उसका है ये है न्यूक्लियस। एक एटम आपका यहाँ पे है, इतनी दूर है, उसका यहाँ पे है न्यूक्लियस। ठीक है, ये इतनी दूर से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मानो। अब वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो अगर उसको डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा तो उसको आना पड़ेगा थोड़ा सा पास इसके। थोड़ा सा पास कैसे आएगा वो क्या करेगा कि थोड़ा सा करीब आएगा। वो थोड़ा करीब आएगा तो अब वो बना सकता है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है ना, थोड़ा करीब आ गया। करीब आने के बाद क्या होता है ना, बॉन्ड लेंथ कम थोड़ी कम हो गई। अब जब वो पास आ गया तो लेंथ हो गई कम, कम हो गई तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है। अब जब वो और ज्यादा पास आएगा यहाँ से, मानो कि इसको ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है तो इसको और ज्यादा पास आना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या करता है कि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर पाता है इजीली। अब यहाँ पे ये और ज्यादा पास आ गया, लेंथ और ज्यादा डिक्रीज कर गई तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा कम हो गई है यहाँ पे। और अगर अब आप यहाँ से इसको और ज्यादा पास लाओ कि आपको जब 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने के लिए तो इसको और पास लाना पड़ेगा। आप और पास ले आओ इसको, अब ये और पास आ ही नहीं सकता है। यहां से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट होती है कि जो आपने ये चीज मैग्नेट से खेला होगा ना, मैग्नेट्स की सेम साइज रिपेल करते हैं। तो उसी तरीके से जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वो इतना ज्यादा यहाँ पे ओवरलैप करने लग जाते हैं जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन आता है। ये इलेक्ट्रॉन जो इस वाले के इलेक्ट्रॉन है वो इसको इधर रिपेल करेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले को इधर रिपेल करेगा। ऐसे ही जो इसके बीच में न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन्स बैठे हैं इसके और इसके, पॉजिटिव साइन वो करीब आ जाते हैं इतने ज्यादा जिसके बीच में इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वापस दूर भागने लग जाते हैं और ज्यादा करीब आ ही नहीं पाते। तो इसलिए इसका 4 बॉन्ड फॉर्म होना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, या क्रिएट होता ही नहीं। इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि इतने ज्यादा मिली सेकेंड्स के लिए अगर वो बन गया तो बन गया, वरना वो तुरंत ही हट जाएगा। जैसे करीब आया तुरंत ही धकेल देगा उसको, तो क्रिएट ही नहीं होता प्रॉपरली। इसलिए आपके जो 3 बॉन्ड होते हैं वहीं तक आपकी बॉन्डिंग हो पाती है इजीली, 4 बॉन्ड नहीं हो पाते। तो ये तो थी आपकी बात कि आपकी लेंथ और स्ट्रेंथ कैसे कैसी थी, और ट्रिपल बॉन्ड तक आप बना सकते हो, 4 बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वही वीकेस्ट हो जाता है। तो ये और 4 बॉन्ड करे तो और ज्यादा वीक हो जाएगा ना, बन ही नहीं सकता इसलिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं चेन, ब्रांचेस और रिंग्स के बारे में। ये क्या होते हैं? अब आपने पढ़ा कि बॉन्डिंग फॉर्म होती है कैसे, कि ऐसे 2 एटम्स आपस में आके बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक एटम था, उसने इस वाले के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करा यहाँ पे। तो क्या पता यहाँ पे एक और एटम हो, उसने इसके साथ बॉन्ड क्रिएट करा है। आगे एक और एटम हो, उसने इसके साथ एक और बॉन्ड क्रिएट करा है। ऐसे करते करते पूरी एक चैन रेडी हो जाए। क्योंकि जो आपका कार्बन है ना वो ऐसे ही बॉन्ड बनाता है, इसी तरीके से आपके बॉन्ड फॉर्म करता है वो। यही तो उसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की कि वो इजीली बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका एक कार्बन है, 1 2 3 4, चारों तरफ से उसने डिफरेंट डिफरेंट उससे कर रखा है। यहाँ पे एक और कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसने क्या करा कि एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बना लिया,
आगे एक और कार्बन था, एक बॉन्ड उसके साथ बना लिया, नेक्स्ट कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे बॉन्ड बनते बनते एक चैन क्रिएट हो जाती है। तो यही चीज हो गई आपकी चैन। चैन क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है आपकी फॉर्म हो जाती है जब सारे एलिमेंट्स एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, तो वो होती है आपकी चैन। ब्रांचेस क्या होती है कि जो इसके साथ जो और इधर ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन है, मानो कि यहाँ नीचे से एक कार्बन आ जाए, इसके पास भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा। ये यहाँ से एक कार्बन आ जाए तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड ये फॉर्म कर लेगा। तो ये होगा आपकी ब्रांचेस की स्ट्रेट चेन में, जो आपकी जैसे ट्री होती है ना, ट्री ऐसे सीधा निकल रहा होता है ऊपर की तरफ को, और उसके साइड में ऐसे ब्रांचेस निकलती है ना, उसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, उसमें से ऐसे ब्रांचेस निकलने लग जाती है, जिस वजह से ये ब्रांचेस फॉर्म होती है। ये तो होगी आपकी ब्रांचेस। अब आती है आपकी रिंग्स। अब मानो कि इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया, इस इनके एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस थे, जो इस कार्बन ने इस वाले के साथ बनाया, इस वाले ने इसके साथ बनाया, पर इनके साइड्स में भी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। अब देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है चारों कार्बन का ऐसे करके। तो ये आपकी एक रिंग फॉर्म होती है। जैसे हमने यहाँ ग्रेफाइट में पढ़ा था, डायमंड में पढ़ा था, कि हमने फ्लोरेंस में ही पढ़ा था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जब कार्बन सारे आपस में करीब करीब आ जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हो, कुछ इस तरीके का। वो आपके दो कार्बन का तो हो नहीं सकता देखो पॉसिबल, वो एक स्ट्रेट चेन में ही आएगा। तीन कार्बन आएंगे तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऐसे करके, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। चार होंगे ऐसे करके बॉन्ड क्रिएट करेंगे, पांच होंगे तो ऐसे पेंटागोनल शेप क्रिएट करेंगे, छह होंगे तो ऐसे हेक्सागोनल शेप क्रिएट करेंगे। ऐसे करके जितने जितने कार्बन आपके आते रहेंगे उतने उतने इसके शेप्स क्रिएट होते जाएंगे। तो यही शेप्स अब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यही चीज आपकी जो है आगे आप जो हायर क्लासेस पढ़ोगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, या फिर आप जो आगे मास्टरी डिग्री करोगे, तो उसमें आपका जो मेन टॉपिक चलेगा ना, वो रहेगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब्सटेंस that contain carbon atoms covalently bonded to other atoms, mostly common हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। या फिर आप इसको कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नेचर में जनरली फाउंड करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके हर चीज में, इन्वायरमेंट में जो चीजें मौजूद है वो आपके ऑर्गेनिक की तौर से आते हैं, जो आपके नेचर वाइज प्रेजेंस है। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपके कार्बन मौजूद होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, या फिर आप कह सकते हो कि शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रखा होता है उसने, और ज्यादातर मोस्टली जो है आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनके साथ ही बनाता है। क्यों? क्योंकि ये सब तो बेताब है ना, ये सब आते हैं आपके नॉन मेटल कैटेगरी में। नॉन मेटल कैटेगरी में अगर ये आपके आ रहे हैं तो ये तो चाहते हैं ना कि आपको इलेक्ट्रॉन मिले, और कार्बन तो चाहते हैं कि आप उसको बॉन्ड बनाना है तो कोई भी मिल जाए जिसके साथ वो शेयरिंग कर ले। तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स है ना, चाहे आपका नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ये सारे तो बेताब रहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी शेयरिंग करने को मिले या फिर बॉन्ड शेयर करने का मिले, ताकि हम स्टेबल हो पाए। तो इसलिए कार्बन ज्यादातर इनके साथ ही मौजूद मिलता है, एग्जिस्ट करता है कंपाउंड बना के। अब आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे कैसे फॉर्म होते हैं आपके, इनकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो आपके इस साल है, कुछ वो है ज्यादातर, बाकी जो आपके एक्स्ट्रा है वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक, एरोमेट्रिक, या फिर आप कह सकते हो कि साइक्लिक। साइक्लिक को ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एरोमेटिक कहते हैं। चाहे आपका हेलो एल्केन्स हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। एल्कोहल, ये एल्कोहल वही जो ड्रिंक वाला एल्कोहल होता है ना, हर चीज में एल्कोहल नहीं होता है, हाँ, पर ये है वही वाला एल्कोहल आपका। बाकी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, की एसिड के कैटेगरी में आता है। एल्डिहाइड्स, कीटोन, बहुत सारे होते हैं आपके, अमाइंस होते हैं आपके, अमाइड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। पर कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट है वो तो आपको यहीं से थोड़ा जानकारी लेते हुए चलनी पड़ेगी ना, जो इस चैप्टर में आपके मेंशन कर रखे हैं। तो अब सबसे पहला आपका जो सबसे मेजर चलेगा वो है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के ऊपर ही मेन क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से रिलेटेड जो आपकी नेमिंग होती है वो चलती है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। नाम से ही पता चल रहा, हाइड्रोकार्बन यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेनली, और चीजें तो होंगी ही, पर मेनली आपका हाइड्रोजन और कार्बन ही एग्जिस्ट करेगा, सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होगा वहां पे, वो होगा आपका हाइड्रोकार्बन। और बाकी आपने जैसे वाटर के अंदर H2 जो आपका मॉलिक्यूल होता है, तो आप उसको, उस कंपाउंड को ना आप उसको ऐसे भी कहते हो ना कि हाइड्रोजन ऑक्साइड है वो,
हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड है। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन को लेकर फॉर्म हो रहा है, वो आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन में भी आपके दो टाइप्स आते हैं, एक तो आता है आपका सैचुरेटेड, एक आता है आपका अनसैचुरेटेड। अब ये क्या होते हैं, अभी बस इनकी प्रॉपर्टीज आप रीड कर लो, आगे जाके आपको अच्छे से समझ आएगा कि इनकी पहचान कैसे होती है। जो आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं आप। सैचुरेटेड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। सिंगल बॉन्ड आपको दिखाता है ना कैसे फॉर्म होता है, कि सिंगल बॉन्ड ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंपल आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये चीज अभी आपको थोड़ा आगे जाके समझ आएगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से कैसे कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। एल्केन्स, एल्केन्स भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार बस रीड करो एक बार, उसके बाद हम आगे जब चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। Alkanes are saturated hydrocarbon. They are relatively stable and less reactive compared to unsaturated hydrocarbon. ये चीज थोड़ा लग रही है कॉम्प्लिकेटेड सी, तो जल्दी से इस पे भी नजर मारते हैं, फिर आगे चलेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है। Unsaturated contain at least one double bond or triple bond between carbon atom. Do not contain the maximum possible number of hydrogen atoms for a given number of carbon atoms. अगला है एल्कीन्स या फिर आप एल्काइंस। एल्कीन्स जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एल्काइंस जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स कैन बी इजीली ब्रोकन। इजीली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इजीली ब्रोक कर सकते हैं ना। अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है डबल और ट्रिपल के मुकाबले, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इजीली कैन ब्रोकन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। तो अदर एटम्स के साथ इजीली नए बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ब्रेक करके। तो ये तो रही आपकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब आपको वो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आएंगे जब आप ये पढ़ दोगे कि आपका एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। एल्केन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपके मौजूद होते हैं, वो होते हैं आपके एल्केन्स। सिंगल बॉन्ड कैसे, कि जैसे कि एक कार्बन आपका यहाँ पे है, एक कार्बन आपका यहाँ पे है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके। एक कार्बन आपका यहाँ पे है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन आपका यहाँ पे है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। 3 कार्बन आपके एक अलाइन आ चुके हैं, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो इन्होंने सिंगल बॉन्ड बना लिया ना। एल्केन्स क्या होता है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, उसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन सी चीज आपकी मौजूद होती है, कि आप ऐसे नॉर्मली ओपन एयर में आप कर रहे हो, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है ऐसे ही नॉर्मली, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या मौजूद होगा, वहां पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा मौजूद होगा ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, 2 के साथ ही पेयर बना सकता है, क्योंकि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो सिर्फ आपका डबल बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता वो आपका। तो बचा आपका हाइड्रोजन। तो क्या करता है जो हाइड्रोजन है वो इसके आसपास मौजूद होता है, वो आके इनके साथ जुड़ जाता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एकदम परफेक्ट बैठता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक एक हाइड्रोजन आता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी को लेकर यहाँ पे आएगा, इसके पास हाथ जोड़ेगा कि भाई मेरे साथ बॉन्ड बना ले यार, मेरे पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तेरे पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों मिलके ये बॉन्ड पूरा कर लेते हैं ना, कि जिससे स्टेबिलिटी गेन हो जाए और तेरी एल्केन वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज नहीं होगी। कैसे, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन आएगा तो ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे करके क्या होता है कि ये जो एल्केन है वो तो आपका फॉर्म हो गया, कि देखो आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन की भी प्रॉपर्टी पूरी हो गई, 4 बॉन्ड उसने पूरे बना लिए। अब कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आपके आ चुके हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन पे भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। हाइड्रोजन का भी 1 और 2, ये दोनों शेयरिंग हो रही है ना, तो जो उसका है वो इसका है, डोरेमोन नोबिता वाला बॉन्ड है ये, तो जो तेरा है वो मेरा है। उसी तरीके से इन सारे कार्बनों ने अपने कंपाउंड फुलफिल कर लिए हैं, स्टेबिलिटी गेन कर ली है, तो अब सारे सिंगल बॉन्ड के अंदर भी है, तो ये होगा आपके एल्केन्स। एल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आपके सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने जो सैचुरेटेड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसकी एक लाइन थी ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो इसलिए लिखा हुआ था कि कार्बन क्या करता है ना, मेनली हाइड्रोजन के साथ ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, कि सिंगल बॉन्ड बनाने की जब बात आ ही रही है तो हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा ना, सबसे इजीली बन सकता है, और उसके पास कोई दिक्कत भी नहीं बनाने में, उसको भी एक की कमी है, आपको भी एक की कमी है।
तो हाइड्रोजन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो आवा है ना। यहाँ पे मानो ऑक्सीजन आ जाता वो तो डबल बॉन्ड बना लेता। मानो कि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता, ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पेयर बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पेयर बना सकते हैं ना। ऐसे करके डबल बॉन्ड बना सकते हो तो ऑक्सीजन के साथ। तो अब भी तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो ये डबल बॉन्ड बॉन्ड क्रिएट ना हो, एल्केन जो होते हैं इसलिए वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन है जितने भी हो सारे सिंगल बॉन्ड हो, और जो आपके एल्केन्स होते हैं वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। यही थी इसकी सैचुरेटेड की प्रॉपर्टी। देखो कि सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, एल्केन्स से आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये ये थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं अनसैचुरेटेड के मुकाबले। अब अनसैचुरेटेड भी आप समझोगे जब हम पढ़ेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्काइंस तो आप ऐसे ही समझ जाओगे जब आप एल्कीन समझ जाओगे। एल्कीन्स को भी कुछ नहीं, जितने भी आपके अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सेम यही चीज अगर यहाँ पे क्रिएट हो रही होती कि एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। अब ये तो क्या कर रहा था, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता, कार्बन डबल बॉन्ड भी तो बना सकता है। मानो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके हैं, 2 यहाँ पे, इसके भी 2 इधर है, 2 इधर है, इसके 2 इधर है, पर एक इधर है, एक इधर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी ऊपर नीचे कर देता थोड़ा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करने की इसकी प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ, ये वाला अपने 2 इसको लेके इसके साथ यहाँ क्रिएट कर सकता है। अब इसके पास या तो ये भी डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ से 2 कार्बन के साथ, अगर और कार्बन है इस पे, नहीं तो ये क्या कर सकता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, वो तो तैयार ही बैठा है बॉन्ड बनाने के लिए, वो आएगा यहाँ से बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ से नीचे से एक हाइड्रोजन आएगा, एक बॉन्ड वो क्रिएट करेगा, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, वो एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से आएगा, वो आपका एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब ऐसे करके बॉन्ड्स तो कंप्लीट हो गए ना। अब गिनो यहाँ से कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 हो गए। ये वाला कार्बन स्टेबल, इस वाले कार्बन पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कार्बन भी स्टेबल, ऐसे ही ये वाला भी स्टेबल। हाइड्रोजन पे तो 2 2 पेयर, एक पेयर आपका आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका मतलब ये एल्कीन की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है कि हाँ, कम से कम सिर्फ अगर एक भी डबल बॉन्ड हुआ ना, सारे सिंगल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में, एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो वो आपका एल्कीन्स हो जाएगा। एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, तो ये हो गई आपकी एल्कीन्स। अब अनसैचुरेटेड क्या कहता था आपका कि या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। कम जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होते हैं तो आप यहाँ पे नजर मारो कि जो आपके हाइड्रोजन एटम है वो तो कम हो गए ना। यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड बनता तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन आ जाता, यहाँ से एक और हाइड्रोजन, और इसके पास भी एक इधर से हाइड्रोजन आता, एक यहाँ, जैसे यहाँ आया। तो इसलिए कहते हैं एल्केन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ सकते हैं एल्कीन और एल्काइंस के मुकाबले। ऐसे आपका जो एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन आपका यहाँ पे है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज करे, अब इसने भी अपने 3 यहाँ अरेंज करे, एक बॉन्ड ये बना, एक ये बना, एक ये बना। ऐसे इन्होंने क्या करा कि एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, और बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो किसी हाइड्रोजन या फिर कोई भी अदर एलिमेंट्स, कोई भी अदर एटम आके बना सकता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो गया कि एटलीस्ट 1 बड़ा सा कंपाउंड हो, सिर्फ एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया हो तो हो गया आपका एल्काइन। कुछ इस तरीके। अब देखो हाइड्रोजन की गिनती कितनी ज्यादा कम हो गई, इसलिए कहते हैं कि आपका जो सैचुरेटेड होता है वो सिर्फ एल्केन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके हाइड्रोजन एटम होते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस के मुकाबले। ये तो रही आपकी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 नाम आप समझ गए होंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आता है आपका एरोमेटिक, या फिर आप कह सकते हो कि आपका साइक्लिक। आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक वही है जो एक रिंग फॉर्म करे। रिंग फॉर्म करे कैसे भी, चाहे 4 कार्बन की फॉर्म करे कि एक कार्बन यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे करके एक बॉन्ड क्रिएट करा, तो ये एक रिंग बन गई। तो ये आपकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगी। तो इसका एक एग्जांपल है, हमको जैसे बेंजीन दे रखा है। बेंजीन होता है आपका एक आपका एल्कीन वाला एग्जांपल, जिसमें एल्कीन में क्या प्रॉपर्टी थी कि आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट। तो बेंजीन 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 6 कार्बन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। जितने भी टर्निंग पॉइंट होते हैं ना, ये सारे कार्बन को ही डिनोट करते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट ये है। ये जितने अगर पॉइंट्स आते हैं टर्निंग वाले, ये कार्बन को दिखाते हैं। तो टोटल 6 कार्बन की एक साइकिल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इसमें अगर डबल बॉन्ड ऐसे क्रिएट हो जाए ना, ऐसे करके एक एक को छोड़ छोड़ के एक डबल बॉन्ड ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये कैसे आप इस चीज को यहाँ देखो कि इसको ऐसे दिखा सकता हूँ ना मैं, कि एक कार्बन यहाँ था, वो डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ की कार्बन के साथ, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ, फिर इसने डबल बॉन्ड बनाया अगले कार्बन के साथ, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया अगले कार्बन के साथ, यहाँ से भी ये
ऐसे डबल बॉन्ड बना रहा है इस वाले कार्बन के साथ और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे अल्टरनेटली डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं, 6 कार्बन का एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, वो होता है आपका बेंजीन। तो ये हो गए आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं इनकी नेमिंग की तरफ, इनका नाम कैसे रखा जाता है। जो आपने दवाइयां मेडिकल स्टोर से लाते हैं, क्रीम से कोई भी दवाई आप लाते हो ना, तो उनके दो तरीके के नाम रहते हैं। एक तो उसका जो दवाई का नाम जो पॉपुलर चल रहा है, जिस नाम से लोग जानते हैं, एक तो वो नाम चलता है उसका। एक होता है उसका एक केमिकल नेम। केमिकल नेम कुछ लंबा चौड़ा दवाई का नाम होता है। जैसे आपका बिटाडीन हो गया, बिटाडीन तो आप नॉर्मली वो शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, उसका भी काफी ज्यादा लंबा नाम खिंच के बनता है उन सारे केमिकल्स को जोड़ के। वो नाम बनाया कैसे जा रहा है, ऐसे थोड़ी किसी ने भी रख दिया हो कि फिजिक्स का लॉ है जिसने खोज करी वही अपना नाम रख दे रहा है, ऐसे नहीं होता। केमिस्ट्री में एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ नेमिंग करी जाती है, जिसको एक यूनियन करती है, जिसको आप कहते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। नेमिंग कौन करता है आपका, आपकी नेमिंग करती है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या है आपका, आपका आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन पब्लिकेशन अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपकी एक संस्था होती है जो सारी नेमिंग क्रिएट करती है, कैसे कैसे कंपाउंड्स का नाम रखा जाएगा। तो उन्होंने यही चीज थोड़ा सा आपके क्लास 10th के उसमें डाल दिया है एनसीईआरटी में कि नेमिंग करी क्या जाती है। ज्यादा बड़ी बड़ी नेमिंग तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी आप थोड़ी बेसिक से देख लो कि छोटे छोटे जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करी जाती है। अब नेमिंग क्या होती है कि ना दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक तो आता है आपका प्रीफिक्स, एक तो आता है आपका सफिक्स। नेमिंग दो कैटेगरी में इस तरीके से डिवाइड होती है कि आप कह सकते हो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जो आपकी मेन चेन है वही बताती है आपकी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि आपकी एक मेन कंपाउंड है जिसमें आपके 4 कार्बन है एक स्ट्रेट चेन के अंदर, तो वो डिनोट करता है प्रीफिक्स वैल्यू। और जो सफिक्स होता है वो आपका बताता है कि जो आपके किस तरह के हाइड्रोकार्बन है, यानी कि किस तरह के उसमें बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या फिर आप कह सकते हो एल्केन है, एल्काइन है, आपका एल्काइन है। तो वो बॉन्ड्स डिनोट करता है सफिक्स। अभी आपको थोड़ा लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अभी आगे चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, पूरा समझाएंगे, चिंता मत करो। प्रीफिक्स आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन के, कार्बन वाला ही चैप्टर है तो कार्बन को ही लेकर चलेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन प्रीफिक्स से डिनोट होते हैं। सफिक्स से जो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, डबल, सिंगल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, वो आपका सफिक्स दिखाता है। अब देखते हैं कि होता क्या एक्चुअली। सबसे पहले आप देखो सफिक्स। सफिक्स में एक सिंपल नेम, जैसे आपका एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था, तो उसके जो एंड के वर्ड्स होते हैं तीन तीन वर्ड्स, एल्केन का ए एन ई आता है एंड में, एल्कीन में ई एन ई आता है और एल्काइन में वाई एन ई आता है। ऐसे आपका एल्केन है तो स्टार्टिंग के जो आपके तीन ये वर्ड्स होते हैं इनको रिमूव कर दो और एंड के तीन वर्ड्स को आप रख दो। स्टार्टिंग के तीन वर्ड्स को उठाए जाते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे प्रीफिक्स के लिए। पर जो आपके एंड के तीन वर्ड्स होते हैं वो जुड़ के आपके दिखाते हैं कि उसमें क्या है। मानो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के नाम के एंड में अगर एन आ रहा है, ये वाला ए एन ए, तो आप कह सकते हो कि उस कंपाउंड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर ईन आ रहा है, ई एन ई, तो आप कह सकते हो वो एल्कीन है, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपाउंड में, यानी कि मतलब आप कह सकते हो हाँ डबल बॉन्ड है, भले ही एक हो पर है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई, यानी कि ईन आप कह सकते हो एल्काइन का कि एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गई आपकी सफिक्स की बात। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो इनसे पहले करते हैं आपके जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, कि कंपाउंड में कितने नंबर है, उनको गिनती, जो आपकी मैथ की गिनती होती है ना 1 2 3 4, उसी तरीके से यहाँ पे भी गिनती दे रखी है कि अगर एक कार्बन होगा उसको आप मैथ कहेंगे, दो कार्बन को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से डिनोट करा जाता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक कंपाउंड में कितने प्रेजेंट है। मानो कि यहाँ पे आपका एक कंपाउंड है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड बने हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से बने हैं, यानी कि एन जुड़ेगा नेमिंग में। 4 कार्बन है, चारों कार्बन के लिए कौन सा था आपका यहाँ पे, ब्यूट था, तो आप ऐसे कह सकते हो इसका नेम क्या पड़ेगा आपका, ब्यूट। यहाँ पे ब्यूट आ गया 4 कार्बन के लिए और सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगा दोगे, ब्यूट एन। तो ये हो गया आपका इस कंपाउंड का नेम ब्यूटेन। ये रियल इसका नेम है, ऐसे कंपाउंड कहीं भी एग्जिस्ट करता होगा ना तो उसका नाम यही रखा जाएगा हर जगह, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप स्पेस में चले जाओ, चाहे आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो हमसे,
तब भी आप इसको ब्यूटेन ही कहोगे। कुछ इस तरीके से इसकी नेमिंग करी जाती है। नंबर ऑफ एटम्स या फिर आपके नंबर ऑफ कार्बन आप यहां से दिखाओगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ऐसे 10 दिखाए। होते तो और भी हैं पर उतना आपको हायर जाना नहीं है, अभी आप सिर्फ 10th क्लास में, तो इतनी ज्यादा लोड मत लो। और ये आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहां से दिखाएंगे सफिक्स। आप इसको याद कैसे करोगे? प्रीफिक्स, प्री, प्री से समझो कि पहले जो आएगा, जो पहले नाम आता है पहले, तो आपका नंबर ऑफ यही दिखाओगे ना कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपके प्रीफिक्स। सफिक्स हो गए आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को दिखाने वाले नेम के साथ जो जुड़ते हैं। वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बाद के 3 वर्ड्स रहते हैं हमेशा। ठीक है, चलो आपको ये नेमिंग तो समझ आ गई होगी। अब थोड़ी करते हैं प्रैक्टिस इसको लेके। तो अच्छा, ये चीज आप देखो कि आप ये जो आपके 4 कार्बन है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि जो आपके 4 कार्बन है आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे C4 लिख दिया। बाकी जो आपके बचे हुए आपके एलिमेंट्स है, यहाँ मानो कि ये सारे आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे करके लिख दोगे। हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट करते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं। तो C4H10 हो गया, C4H10 हो गया इस ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला। तो अब इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा कि आप यहां बताओगे CH4 का नाम सबसे पहले, C2H6 बताओगे, C2H4 बताओगे, और आप बताओगे C4 और H4 बताओगे। एक सेकेंड, 4, ठीक है, C4H6 रखते हैं यहाँ पे। आप इनके नाम बताओ। सबसे पहले यहाँ पे आया CH4। CH4 क्या था? CH4 एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या था आपका? मेथ। एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक कार्बन आया और आपको 4 हाइड्रोजन देने हैं, 1 2 3 4। तो ये गिनती के तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है ना, उससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकता। सारे सिंगल ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो यानी कि एक एल्केन की कैटेगरी में आ गया। अगर ये आपका एल्केन की कैटेगरी में आ चुका है तो आप इसमें लगाओगे N। नाम क्या था? मेथ। और आपका एल्केन की कैटेगरी में आया तो आएगा आपका एन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, मीथेन। नेक्स्ट आपका 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या था? 2 कार्बन के आपका आता है एथ, ETH। अब एथ के बाद आपके 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। आप एक बार फॉर्म करके देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो अब कितने हाइड्रोजन यहां सेट कर सकते हो? आपको 6 हाइड्रोजन सेट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल। अब सारी जगह फिल हो गई ना, कोई जगह ही नहीं बची। तो यहाँ पे ये भी आपका एक एल्केन है, एथ एन हो जाएगा। तो आप इसको कहोगे इथेन। अब नेक्स्ट पे आते हैं C2H4। कार्बन तो 2 है, अब हाइड्रोजन सिर्फ आपके 4 हैं। तो आपने एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया। तो यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं। आप 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन आपने सेट कर दिए, तो जितनी चीजें थी वो तो आपने रख दी। अब यहाँ देखो सारी चीजें फुलफिल है क्या? हाइड्रोजन को तो है फुलफिल, चलो एक पेयर पूरा। कार्बन पे 1 2 3 4 5, कार्बन पे तो 6 ही है। तो यानी कि इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया नहीं, कि आप समझ गए यहाँ पे कि ये एक एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। तो यानी कि 2 कार्बन का आपने यहाँ पे रखा एथ, और नेमिंग में आपका आता है ईन। तो इथीन हो गया आपका इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट अब ये वाला आप करेंगे C4H6 होमवर्क में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। अब सोचने वाली बात ये है, नोटिस करना कि आपको ये तो दे दिया कि यहाँ पे CH4 है तो आपने ड्रॉ कर लिया, C2H4 है, C4H6 है, तो आप ड्रॉ करके काउंट कर ले रहे हो, तो इजीली हो जा रहा है। अब मानो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं कि C80H160, अब क्या करोगे आप? अब कैसे ड्रॉ करोगे? अब यहाँ पे आप 80 कार्बन थोड़ी बनाओगे। तो उसी के लिए जो आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इनके कुछ फॉर्मूले आपको डिनोट कराए जाते हैं, वो चीज यहाँ पे हम फॉर्मूले लिख देते हैं साइड में। हाँ चलो,
फॉर्मूला देखते हैं इसका कैसे है। इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि जिसके अंदर आप वैल्यू रखो और आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता देगा। कैसे, एक बार पहले फॉर्मूले पे नजर मारते हैं कि इसका एल्केन का होता है CnH2n+2। अब यहां पे n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कार्बन से एक्चुअली आपके यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। n जो है, अगर कार्बन की जगह कोई और हो, फिलहाल तो कार्बन का चैप्टर चल रहा है तो आप यहां लिख सकते हैं n है नंबर ऑफ कार्बन। अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। मानो कि मेरे को एक कंपाउंड फॉर्म करना है एल्केन का, जिसमें मेरे को सिर्फ 3 कार्बन की यूज लेनी है। 3 कार्बन का यूज करते हुए एक कंपाउंड फॉर्म करना है। तो आप कैसे करोगे? इस फॉर्मूले में आप एक बार इंसर्ट करके देखो। n की जगह आपने 3 रखा तो आपका आ गया C3H2n, 2 3 6, 6 + 2 8। अगर आप एक एल्केन बनाते हो सारे सिंगल बॉन्ड, तो उसके अंदर हमेशा आपके जो आपके हाइड्रोजन है वो 8 प्रेजेंट होंगे। एक बार 2 का रख के देखते हैं कि जब आपके कार्बन 2 हो तो आपका बनेगा C2, और H में आप यहाँ पे रखो 2, 2 2 से 4 और +2 6। अब यहाँ पे आप एक बार क्रिएट करके देखो कि आपने यहाँ 2 कार्बन बनाए, सारे सिंगल बॉन्ड के अंदर आपको एल्केन में रखने हैं। हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। एग्जैक्ट वही नंबर आया जो आपके यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, उतने ही आपके यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो यही फॉर्मूला आपका दिखाता है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो रही आपकी एल्केन की बात। अब नजर मारते हैं एल्कीन्स पे और आपका एल्काइंस पे। आपने अगर इसका फॉर्मूला याद कर लिया ना एल्केन का, तो एल्कीन और एल्काइन का बहुत आसानी से याद कर लो। क्यों? एल्कीन का फॉर्मूला आपका हो जाता है CnH2n, बस खत्म, सिंपल इतना सा। बस 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कम हो रहे हैं कि आपके जो एंड में बैठ रहे थे ना, ये जो आपके एंड के हैं, तो यहीं से तो आपका एक बॉन्ड कम होगा ना, तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो 2 हाइड्रोजन की गिनती यहाँ से कम हो जा रही है, इसलिए CnH2n बनता है आपका इसका फॉर्मूला। ये तो आया आपका एल्केन और एल्कीन्स का फॉर्मूला। अब देखते हैं आपका एल्काइंस का फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखो, हमको वहां पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमने एक एक आपका हाइड्रोजन कम कर दिया, तब यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड आया। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ से आपको एक एक बॉन्ड और कम करना पड़ेगा। एक बॉन्ड इसका कम कर दो, एक बॉन्ड, यानी कि 2 हाइड्रोजन और ज्यादा कम हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अभी हमने 2 यहाँ माइनस करे तो 2n+2 से 2 हट गए। अब यहाँ से हम 2n से और 2 माइनस कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n-2। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर आपको बता दें कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये आ गए आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले, जनरल स्ट्रक्चर जो आप कह सकते हैं। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे नेमिंग करी कैसे जाती है। पूरा प्रोसेस हमने सब अच्छे से सीखा है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। जब आपके 3-4 तरीके के एलिमेंट्स मिल जाते हैं ना, तो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो इतना ज्यादा स्टेबल होता है, वो हमेशा एक जगह ही रहता है, वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही शेयर होता है। पहले क्या करते थे कि एक कार्बन जुड़ा हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन भेज देता था, या खुद एक कार्बन हटके चले जाता। अब यहाँ पे ये पूरा अगर ग्रुप ही हटके जाने लगे, तो वो होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स कैसे वर्क करते हैं? सबसे पहले आपका क्लोरीन और ब्रोमीन, आप कह सकते हो आपके जो हेलोजेंस होते हैं, जितने आपके यहाँ पे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो सारे आपके हेलोजेंस होते हैं। तो हेलोजेंस क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स जब जुड़ जाते हैं सिंपली किसी भी कार्बन की चेन के साथ, यहाँ पे आपकी कोई कार्बन की चेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन,
यहाँ पे आपका एक आयोडीन आके जुड़ गया मान लो, या फिर आपका यहाँ से आके एक ब्रोमीन इस तरफ को जुड़ गया, इधर से आपका एक क्लोरीन जुड़ गया, तो ये आपका एक हेलोजन का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। उसको आप कह सकते हो हेलो एल्केन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बनेगा, हेलोजन जुड़ा है तो हेलो एल्केन बनेगा। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स जो होते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल जब आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH ग्रुप आके जुड़े, जैसे कि आपका ये कार्बन की चेन थी, इस कार्बन की चेन पे आके आपका यहाँ से OH जुड़ जाता है पूरा का पूरा। OH यहाँ से आके अगर आपका जुड़ रहा है तो ये आपका एक अल्कोहल बन गया। अल्कोहल में आप एंड के दो वर्ड्स लेते हैं, OL जो होता है आपका, ये इन सब में ऐसे ही चलता है। हमने क्या पढ़ा था कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में एंड के तीन वर्ड लेते थे, अल्कोहल में भी OL लेंगे, एल्डिहाइड में YDE, ऐसे करके इनकी नेमिंग करी जाती है। अब अल्कोहल में देखो आप कि यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी कि मेथ एथ प्रोप। प्रोप आया सबसे आगे इसका, अब सबसे आगे इसका प्रोप आ गया। सारे सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं आपको, सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में अब आपका अल्कोहल का OH ग्रुप आ गया। आपने देखा यहाँ पे OH ग्रुप आके जुड़ गया है ना, तो आप अल्कोहल का OL आगे इसमें लगा दोगे, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे OL आकर, ऐसे करके इसका नेम बनेगा। तो क्या इसका नेम फॉर्म होगा, प्रोपेन ऑल। अब इसमें क्या एक रूल बनता है कि जब भी आपका ऐसा कोई ग्रुप फंक्शनल आकर जुड़ रहा है तो दो वोवल्स अगर साथ में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे E और O साथ में आ गया, तो इनमें से जो आपका पहले वाला वोवल होता है ना वो रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें से EOL था तो E रिमूव हो जाएगा, सिर्फ O और L बचेगा। दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते, आगे वाला रिमूव कर दिया जाएगा, फिर बाकी पीछे वाला रखा जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। तो ये जो आपका कंपाउंड बना है इसका नाम आपका बन गया प्रोपेनॉल। कैसे, 3 कार्बन तो प्रोप, पूरा एल्केन है तो एन, और अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑल, तो ऐसे बन गया आपका प्रोपेनॉल। ऐसे आपका एल्डिहाइड, जब आपका CHO ग्रुप, या आप ऐसे दिखा सकते हैं CHO ग्रुप को, या फिर आप ऐसे करके दिखा सकते हैं कंपाउंड में CHO, ऐसे करके आप लंबी सी चेन ऐसे कहीं से आ रही होगी, उसमें आप ऐसे करके CHO अगर जोड़ दो तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस पड़ता है, देखने में दोनों सेम से होते हैं, पर एल्डिहाइड में इधर से तो एक कार्बन चेन जुड़ रही होगी, और जो आपका कीटोन होता है उसमें दोनों तरफ से कोई कार्बन की चेन ऐसे करके जुड़ रही होगी। यहाँ से सिर्फ एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक तरफ चेन आ रही होगी पूरी, यहाँ से दोनों तरफ अगर पड़ जाए, बीच में ये ऑक्सीजन का ग्रुप आ जाए तो वो कीटोन हो जाता है आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड कि कीटोन वाला ग्रुप तो है आपका ये ऑक्सीजन का, साथ में अल्कोहल का ग्रुप भी जुड़ जाए तो COOH। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, COOH, 2 ऑक्सीजन है तो COOH करके अगर कहीं जुड़ जाए, कोई लंबा सा कंपाउंड आ रहा हो यहाँ से, उसके बाद ऐसे करके COOH करके जुड़ जाए तो आपका कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। तो ऐसे ये तो रही आपकी फंक्शनल ग्रुप की बात। अब चलते हैं हमारा होमोलोगस सीरीज की तरफ। हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ये बस बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये क्या बताता है कि जो आपके एक सीक्वेंस चल रही है, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कुछ सीक्वेंस सीरीज का चलता है APGP जो चलते हैं आपके, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कुछ डिफरेंस कॉमन डिफरेंस के साथ चलता रहता है, कि अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ऐड होने के बाद 4 हो रहा है, फिर 2 ऐड होने के बाद 6 हो रहा है, या फिर कॉमन डिफरेंस अगर 10 का है तो 2 के बाद 12 हो रहा है, फिर 24 हो रहा है। तो ऐसे करते करते थोड़ा ऐसे ही सीक्वेंस चलती है। तो वही सीक्वेंस यहाँ चल रही है, एक ऐसी सीरीज चलती है जहां पे जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है आपका CH2 का। अ होमोलोगस सीरीज is a sequence of organic compounds that differ by a CH2 group in their molecular structures। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक रखता हूं, यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं पूरी। यहाँ पे आपका है CH4, नेक्स्ट है आपका C2H6, नेक्स्ट है आपका C3H8। ये आपकी एक सीक्वेंस मैंने लिखी है, ठीक है। चाहे एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया C4H10, ठीक है। अब ये जो आपकी एक सीक्वेंस मैंने लिखी है ना, इनके बीच में आप कॉमन डिफरेंस देखो, जो आपका इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, इसका और इसका, C2H6 माइनस करो CH4 के साथ, तो क्या दिखेगा आपको कि 6 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे बचा H2, और 2 कार्बन 1 कार्बन है तो बचा यहाँ पे 3। तो सिर्फ आपका जो बचा यहाँ पे वो है आपका CH2। ऐसे आप इसका और इसके बीच में देखो कि यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, 1 कार्बन है एक्स्ट्रा, और यहाँ 6 है और यहाँ पे 8 है, 2 का हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। तो यहाँ का भी आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का आ रहा है।
ऐसे यहाँ का जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो भी आपका CH2 का आ रहा है। तो ऐसा अगर आपका CH2 का कॉमन डिफरेंस चलता रहे सीक्वेंस में, वो होती है आपकी एक होमोलोगस सीरीज। और एक चीज और नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि ये और कुछ नहीं, जो आपने नेमिंग पढ़ी थी प्रीफिक्स और सफिक्स वाली, तो उसमें जो आपके प्रीफिक्स में आपने मैथ एट्रोब्यूट पढ़ा था ना, उसी के अगर सीक्वेंस वाइज चल रहे हो तो आप होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हो। एल्केन के अंदर एल्केन सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये देखो आपका मिथेन हो गया, ये हो गया आपका इथेन, ये हो गया आपका प्रोपेन, ये हो गया आपका ब्यूटेन। तो आप एक सीक्वेंस में चल रहे हो ना, 1 2 3 4 वाले, उसी सीक्वेंस में आप चलते रहो और सारे एल्केन बनाओ, सारे सिंगल बॉन्ड वाले बनाओ, वो होते हैं आपके होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, वो है आपका मिशेल्स। मिशेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ये मानो कि आप लास्ट 5 ईयर्स की PYQ उठा के देखो, उनमें से 4 ऐसे पेपर होंगे, उन 4 में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट करा गया होगा कि आप आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस बताओ। आपका जो सोप्स होते हैं, आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन, और जो आपका सर्फ एक्सेल वाला जो आपका डिटर्जेंट होता है इस काइंड का, उनके बीच में आपको डिफरेंस बताओ। इतना ज्यादा रिपीट करा जाता है, इतना ज्यादा, चाहे आप अपने किसी भी सीनियर से पूछ लो, अगर उन्होंने 10th करी है ना, तो ऑलमोस्ट सब यही बोलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। स्टार मार्क करो, फूल सजाओ, जो मर्जी करना है करो, ये क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत जाना। उसी से रिलेटेड उसका जो बेसिक है थोड़ा, वो ही हमको चैप्टर में दे रखा है, जो बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ाते, बहुत से अकेडमी वाले नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, बॉक्स में करके दे रखा है, नहीं पढ़ाते, ऐसे मिस कर देते हैं। पर इतना इंपॉर्टेंट है, जब इससे हर साल आ ही रहा है सवाल, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसके लिए आपका जो बेसिक है मिशेल्स का, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वही आज हम देखेंगे कि होता क्या है ये। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं, फिर पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। When a soap or detergent is mixed in water, the hydrophobic tail क्या होती है अभी बताऊंगा वो भी, clump together in the center to avoid water, while the hydrophilic head face outward and interact with the water molecules। और इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को आप मिशेल कहते हो। अब इस डायग्राम की तरफ आते हैं कि कैसे होता है। मानो कि आपका एक ऑयल का ड्रॉप है, कोई कपड़ा है आपका, ये पूरा ही आपका कोई क्लॉथ है, ठीक है। इसके अंदर आपका ये वाला आपका ऑयल का ड्रॉप आता है, ये कोई ऑयल का ड्रॉप लग गया है इसके ऊपर, ये कोई तेल का दाग लग गया है। तो आप जब भी इसमें सर्फ डालते हो ना, तो एक ऐसा लेयर बनाता है वो, एक ऐसे पार्टिकल्स बनाता है वो, पार्टिकल्स की लेयर आके उसके ऊपर जुड़ते हैं, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो टेल वाला पार्ट होता है, ये सारे आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। और एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो आपका ये हेड वाला होता है, ये हेड वाला, एक स्नेक की तरह समझो कि एक स्नेक का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक वर्ड कुछ लग रहा है कि हाँ किसी चीज का खौफ होना, किसी चीज का डर होना। किसी को ऊंचाई का डर होता है तो हाइट का फोबिया होता है, किसी को पानी का डर होता है तो उसको वाटर फोबिया होता है, किसी को अंधेरे से डर होता है तो उसको डार्क फोबिया होता है। तो उसी तरीके से ये जो आपका स्नेक है ना छोटा सा, इसको क्या होता है, इसको पानी का फोबिया होता है, पानी का डर होता है बहुत ज्यादा, हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है इसका, ऐसा कि ना इसको इतना ज्यादा डर लगता है कि ये ऑयल के पार्टिकल को जाकर पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। मानो कि आप हो और आपका दोस्त है, ठीक है, इतने ज्यादा क्लोज है, एकदम जुड़े रहते हो आपस में हमेशा। उसी तरीके से कि आपका दोस्त जो है वो आपका हो गया यहाँ पे हेड इस स्नेक का, आप हो गए इसकी टेल। अब आप गए हो पानी में तैरने, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डर, ठीक है, और आपने पकड़ लिया कोई किनारा, कोई पिलर पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, पानी के अंदर तो हो पर कोई चीज आपने ग्रैब कर ली ताकि मैं डूब ना जाऊं, या बहुत मतलब खौफ है पानी का आपको। और आपका दोस्त मतलब मस्त मौला मजे में घूम रहा है, तैर रहा है, पानी मजे कर रहा है, तुमको बुला रहा है बार बार कि चलो भाई चलो मजे करेंगे, आ जाओ पानी में, और आपको लग रहा है डर। तो एक टाइम के बाद क्या करेगा, वो आपको खींचेगा कि चल भाई चल ले, जल्दी चल पानी में खेलेंगे यार, अकेले बोर हो रहा, तू भी आ जा। तो वही चीज यहाँ चल रही है कि जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है वो इस ऑयल के ड्रॉप को पकड़ देता है पानी में ताकि मैं घुल ना जाऊं, और जो आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो पानी में आराम से मजे से घूमता है। तो जब भी आप देखते हो आपके घर में मम्मी कपड़े धोती है, आप वॉशिंग मशीन में भी डाल दो या ब्रश से रगड़ो, तो वो जो ब्रश की रगड़न पड़ती है ना, वो इसके कांटेक्ट में आती है, इसके कांटेक्ट में आई, मान लो इस पर ब्रश मारा तो इसके कांटेक्ट में आके ये खींचता है, इसका हेड वाला पार्ट खींचेगा। हेड वाला पार्ट कनेक्टेड है इसके टेल से, टेल ने क्या कर रखा है कि ऑयल को पकड़ रखा है बहुत जोर की,
अब इसने ऑयल की ड्रॉप को पकड़ रखा है और इसका हेड खींच रहे हो तो क्या करता है कि ना ऑयल का ड्रॉप भी खींचते हुए आता है। इस तरीके से आपके कपड़ों के जो दाग है वो हटते हैं। इस तरीके से आपका जो सोप है या फिर आपका सर्फ होता है, डिटर्जेंट होता है, वो वर्क करता है कि आपकी जब आप हेड खींचते हो तो टेल ऑयल के ड्रॉप को पकड़ के रखता है, डर के मार के पानी में ना घुल जाऊं। तो वो जब निकलता है तो वो अपने तेल के दाग को या कोई भी दाग लगा हुआ होता है उसको लेके साथ में बाहर को निकलता है। इस तरीके से आपका वो कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये पूरा था आपकी कहानी मिशेल से। वही चीज अब आप दोबारा एक बार इसकी सेंटेंस को रीड करो तो आपको समझ आएगा कि ये लिखा क्या है। इसी अरेंजमेंट को आप कहते हो मिशेल्स को। इसी तरीके का प्यारा सा हमारा छोटा सा चैप्टर, थोड़ा सा छोटा तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा अमेजिंग सा चैप्टर था जिसको आपको पढ़ने में, हमको पढ़ाने में खूब मजा आया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कहीं कुछ डाउट रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो जरूर हम आपको क्लियरिफाई कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स के साथ जुड़े रहने के लिए कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करके रहें हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करेंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।